हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वेक्टर ट्यूशन क्लासेस में। आज अपनी बात करने वाले हैं 2023 जो इसकी अर्धवार्षिक परीक्षा यानी कि अभी जो परीक्षा हुई है उसका जो सॉल्यूशन है। आज अपनी बात करेंगे खंड ए के बारे में। आज आपको ये खंड ए है, ये कंप्लीट 10 क्वेश्चन और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आपकी आगामी परीक्षा में आ सकते हैं उन सब की अपने क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो इसके अंदर जो पहला क्वेश्चन है उसके अंदर आपको दो संख्याएं, एक 6 और एक 20, उन दोनों का आपको एलसीएम दे रखा है और इन्हीं दोनों संख्याओं का आपको क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो कहने का मतलब क्वेश्चन नंबर यानी कि दो संख्याएं आपको कौन कौन सी दे रखी हैं। जो पहली संख्या है वो कितनी है, 6, और दूसरी जो है वो कितनी है, 20, और इन दोनों का जो एलसीएम है वो क्या है, 2 है। आपको ज्ञात क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। जो 1.2 का ये क्वेश्चन है, 1.2 में आपको एलसीएम ज्ञात करने की और उसकी जो जांच है, जांच करने का जो सूत्र है वो आपको कंप्लीट याद होना चाहिए, क्योंकि आपको ये चार चीज़ें पता होनी चाहिए, संख्याओं के बारे में और एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। इनके अंदर जो जांच है वो क्या है, जो संख्याएं दे रखी है आपको यानी कि संख्याओं का गुणनफल वो बराबर होना चाहिए किसके, उन्हीं संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम के क्या होनी चाहिए, बराबर। अब इसमें हो सकता है आपको एक संख्या भी गायब मिल जाए, हो सकता है एलसीएम गायब हो, कोई तीन चीज़ें आपको दे रखी होगी, एक चीज़ आपको गायब हो। जैसे इसके अंदर एलसीएम गायब है तो जो दो संख्या दे रखी है उनका गुणनफल हमारे एलसीएम और एलसीएम के क्या होना चाहिए, बराबर। तो आप ये दो गुणा में है कहाँ पे जाएगा, मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड में जाएगा, और जब डिवाइड करोगे तो 10 और 10 6 जा कितना हो गया, 16, यानी कि हमारे पास जो एलसीएम है वो कितना आ गया, 16। इसी प्रकार इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आ सकते हैं, उसके लिए आपको ये जो फॉर्मूला है वो पूरा क्या होना चाहिए, याद। अभी इसके अंदर जो है उसमें एलसीएम गायब हो सकता है, आपको जो वार्षिक एग्जाम हो उसके अंदर कोई अलग क्वेश्चन आ जाए जिसमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों दे दे और एक संख्या भी गायब हो, तो वो आपको क्या करना है, उस संख्या का भाग लगा देना, दूसरी संख्या भी आ जाएगी। जैसे इसके अंदर मैं इस 6 को क्या कर रहा हूँ, गायब, एक क्वेश्चन और है इसी का, यानी कि 6 मैंने गायब कर दिया। मान लीजिए इसका एचसीएफ भी आपको 2 दे रखा था और एलसीएम भी कितना दे रखा था, 60, और पहली संख्या मान लीजिए नींद दी हुई थी। तो मैं इसको कैसे करता, जैसे पहली संख्या नींद दी हुई ए, लेकिन दूसरी तो दी हुई है, एचसीएफ मेरे को दिया हुआ है 2 और एलसीएम कितना निकाले, 60। अब इसको किस प्रकार करते, जिसका मान निकालना है उसको वहीं पे रखो, उसके साथ में कोई भी संख्या हो उसको ले जाओ इक्वल के दूसरी साइड में, यानी कि मल्टीप्लाई में कहाँ पे जाएगा, डिवाइड में। तो डिवाइड में जाएगा तो ये 0 से 0 कट हो जाएगा, 2 से 2 बच गया कितना, 6, यानी कि वापस वही संख्या आ गई। इस प्रकार ये कोई भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए हमको याद क्या रखना है, जो इसकी जांच है यानी कि संख्याओं का गुणनफल बराबर होना चाहिए किसके, एचसीएफ और एलसीएम के। इसी प्रकार अपने को दूसरा क्वेश्चन इसमें दे रखा है, एक बहुपद दे रखे हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। एक बहुपद दे रखे हैं, उसके जो शून्य होते हैं अल्फा और बीटा, यानी कि जो भी अपने एक्स के मान निकालते हैं उसको एक को अल्फा दूसरे को क्या मानते हैं, बीटा, और अल्फा इंटू बीटा का मान निकालते हैं। इसके लिए मैं आपको एक समीकरण बनाता हूँ, वो आपको याद रखनी पड़ेगी और वो समीकरण आपको बाद में बहुत ज़्यादा काम में आएगी। यानी कि समीकरण क्या है, एक्स की स्क्वेयर, सबसे पहले ये बहुपद लिखते हैं, 3x² माइनस में 6x और प्लस में कितना है, 5। आप इस समीकरण की इससे क्या कर दो, तुलना कर दो। यानी कि इससे आप कब कर सकते हो तुलना, जब एक्स स्क्वेयर का गुणांक क्या होना चाहिए, 1, लेकिन जो आपको बहुपदी है उसमें तो कितने हैं, 3। अगर यहाँ पे 3 को 1 बनाना है तो इस पूरे बहुपद के अंदर किसका भाग लगाना होगा, 3 का। जैसे भाग लगा दोगे 3 से 3 कट जाएगा, बच गया एक्स स्क्वेयर। इसमें 3 का भाग लगाओगे तो 3 दूनी 6, यानी कि 2x, और प्लस में 5 के बटा में कितना आ जाएगा, 3। अब आप इसकी तुलना करोगे तो जो x का गुणांक होता है वो तो होता है अल्फा प्लस बीटा, यानी कि कहने का मतलब 2। अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ जाए अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ ले तो आप क्या बताओगे, 2। लेकिन अभी इस क्वेश्चन में तो पूछा है आपसे अल्फा इंटू बीटा, तो जो लास्ट वाला पद होता है वो किसका मान होता है, अल्फा इंटू बीटा का। तो हमारे लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5/3। ऑप्शन बी है जो 5/3
वो आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन, उसके अंदर आपको एक बहुपद दे रखा है और बहुपद के अंदर दे रखा है y बराबर में पी एक्स। कहने का मतलब जो भी बहुपद है वो x के पदों में है, तो मान तो x के अनुसार होंगे। और उसमें ये बोला गया है कि ग्राफ जो है वो एक्स एक्स को दो बिंदुओं पे क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद। अपने जब ग्राफ बनाते हैं ये वाई एक्स होता है और ये एक्स एक्स। कोई भी ग्राफ बनाए, मान लीजिए ये दो जगह इसको क्या कर रहा है, टच। तो x के पदों में अगर बहुपद है, x को दो जगह टच कर रहा है, तो x के कितने मान होंगे, दो मान होंगे। अगर x के दो मान होंगे तो शून्य की होते हैं, जो x के मान होते हैं इसके अंदर शून्यकों की संख्या कितनी आएगी, दो आएगी। इसी प्रकार जो चौथा क्वेश्चन है ये 3.2 का क्वेश्चन है। इसके अंदर ये दे रखा है कि आपको जो दो चर वाली रैखिक समीकरण है उनकी तुलना, उसके अंदर आपको तीन प्रकार की रेखाएं समझाई थी, यानी कि वो कंडीशन के अनुसार है। जो भी उसका व्यापक रूप है आपको पता होना चाहिए। पहली बात तो a1x प्लस के अंदर b1y और प्लस में c1 इक्वल में 0, जो पहली समीकरण होती है उसका जो व्यापक रूप है हम ये लेते हैं। दूसरी समीकरण a2x प्लस में b2y और प्लस में क्या हो जाएगा, c2 इक्वल में 0। ये समीकरण नंबर कौन सी होगी, 2। आपको इन्हीं दो समीकरणों की तुलना करनी है, जो भी आपको समीकरण मिले उससे, और उनमें जो x का गुणांक होता है वो a1 और दूसरी समीकरण का x का गुणांक a2, इन दोनों का आप अनुपात निकालो। अगर ये अनुपात b1 बट्टा b2 के क्या हो जाए, बराबर, तो आपको c1 c2 निकालना है। अगर बराबर ना हो तो उसके अंदर जो दोनों रेखाएं होगी वो आपस में क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। और जो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती है वो कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करी, एक, तो उसका हल भी कितना होगा, एक हल होगा। इसी प्रकार जो अपने इसके अंदर दिया रखा है, जो क्वेश्चन नंबर 4 है, उसके अंदर कंडीशन ये दे रखी है a1 अपॉन में a2 इक्वल है b1 अपॉन में b2, और ये भी इक्वल है किसके, c1 अपॉन में c2। ऐसी कंडीशन में रेखाएं जो होगी वो समपाती होगी, यानी कि जो एक रेखा बनाओगे आप ग्राफ में, और जब आप दूसरी समीकरण की भी रेखा बनाओगे तो वो इसके ऊपर ही जाएगी। और जब दो रेखाएं आपस में ऊपर जाए तो वो कितने बिंदुओं में टच करेगी, तो वो तो हर जगह टच कर रही है उसके अंदर। अब जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ये दो पेन है, अगर एक पेन के ऊपर मैं दूसरा पेन कर दूं, रख दूं यहाँ पे, और आपसे पूछूं ये कितनी जगह टच कर रहा है, तो ये तो एक जगह तो है नहीं, ये तो हर जगह टच कर रहा है। तो इसी रेखाओं को क्या कहते हैं, समपाती। अगर ये प्रतिच्छेद बना दूं तो ये बीच में टच कर रहा है। अगर इनको समांतर कर दूं, यानी कि ऐसे ये जा रहा है तो कहीं टच कर रही है, नहीं कर रही, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, समपाती। और अपने को पूछा क्या है इसके अंदर, कितने हल होंगे। तो जब कोई समपाती होता है तो उसके तो हल बहुत होते हैं, तो कहने का मतलब इसके हल क्या होंगे, अनंत। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। इसके जो हल होंगे वो कितने होंगे, अनंत। पांचवी क्वेश्चन, इसके अंदर आपको क्या है, ए बी सी डी है, इनको आपको हल करके बताना है कि निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण है। और द्विघात समीकरण की पहचान क्या होती है कि जो भी वेरिएबल हो, यानी कि कोई भी चर हो, उसकी पावर 2 हो, ना तो 3 हो ना 4 हो, ना तो 2 से ज़्यादा होनी चाहिए ना 2 से कम होनी चाहिए। अगर पूरी समीकरण को हल करते हो और एक्स स्क्वायर बच जाता है तो समझ लेना वो द्विघात समीकरण है। इसको आसान तरीका, पूरा हल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप केवल एक्स स्क्वायर पे ध्यान रखना। अब जैसे कि इसमें ए ऑप्शन है, अगर आप x की गुना x से करोगे तो आंसर क्या आएगा, x की स्क्वायर, क्योंकि गुणा में है ये दोनों, गुणा करोगे। प्लस में x की x से करोगे तो x प्लस में 8, और बराबर में जब इस साइड को हल करोगे x की x से करोगे तो x स्क्वायर, और प्लस में चाहे कुछ भी है या आप इनको हल मत करना, क्योंकि ये x स्क्वायर वाले पद है अपने को उन पे ध्यान देना है। अब इसमें यहाँ पे ध्यान से देखो, प्लस का है, ये इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस। एक इधर है एक इधर है, तो जब कोई एक दूसरे की साइड में आएंगे तो एक तो माइनस का होगा, और जितने प्लस के उतने ही माइनस के, तो यहाँ पे कट जाएगा। तो हमारे पास जब एक्स स्क्वायर ही नहीं बचा तो ए ऑप्शन तो होगा ही नहीं। इसी प्रकार बी ऑप्शन, आप एक्स की एक्स से गुना करो, एक्स की एक्स से की एक्स की स्क्वायर, और इस साइड में भी कर लो एक्स की एक्स से, इस साइड में भी एक्स स्क्वायर। बाकी पदों को आप हल मत करो, क्योंकि
इन क्वेश्चनों में आपको टाइम बचाना होता है, आप केवल एक्स पे ध्यान दो। हाँ, अगर मेथड लगाना हो, बड़ा क्वेश्चन हो, तो आपको इसको पूरा हल करना पड़ेगा, वरना नहीं। एक एक्स स्क्वायर इधर है, एक एक्स स्क्वायर ये इधर गया तो माइनस का हो जाएगा, और जितना प्लस का उतना ही माइनस का, मतलब यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर बचने की कोई चांस नहीं है, तो इसका मतलब सी भी नहीं होगा। अब बी देखते हैं। इसका जो बी ऑप्शन है, एक्स स्क्वायर माइनस में 2x, यानी कि इसमें हल नहीं करना, इसमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस में 2x, और इक्वल वाली साइड में माइनस का 2 और इसकी गुणा करनी 3 माइनस में x। यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर है, उसको हल करेंगे तो -2 की 3 से करेंगे माइनस का 6, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 की x से करेंगे 2x। तो उस साइड में कोई x नहीं है, अगर कटेगा तो x वाला कटेगा, जुड़ेगा तो x वाला जुड़ेगा, लेकिन एक्स स्क्वायर तो बचा रहेगा इसके अंदर। तो इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, बी ऑप्शन। इसका जो बी आंसर है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। आगे आपको एपी का क्वेश्चन दिया गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको केवल सारांतर बताना है। आपको एपी दिए गए हैं 3/2 और 1/2 और माइनस में 1 माइनस का 3/2। अपने को सारांतर निकाला, सारांतर चाहे कुछ भी हो, आप ऑप्शन चेक किया करो। आप क्वेश्चन के अंदर एक चीज बता सकते हो, चाहे आंसर आए ना आए, लेकिन इतना बता सकते हो कि ये एपी प्लस से चली थी और माइनस की ओर जा रही है, तो इसका मतलब क्या है, जो सारांतर है वो माइनस का होगा। तो आप ऑप्शन में ये देखो, जो माइनस वाले हैं उन पे ध्यान दो। अब इसके अंदर दे 1 0 और 2 तीनों क्या है आपस में, ये दोनों तो प्लस के हैं, और जीरो अंतर हो ही नहीं सकता, क्योंकि जीरो की पहचान क्या होती है, सेम टू सेम अक्षर आएंगे। 3/2 है तो यहाँ पे 3/2, यहाँ पे 3/2, यहाँ पे भी 3/2 तो होगा। तो मतलब ये तीनों तो होंगे नहीं, आपको बिना हल किए इस पे आंसर लगाना है, टिक लगाना है। ये क्वेश्चन आप बिना हल किए बता सकते हैं कि इसका ऑप्शन कौन सा होगा। ऑप्शन के ऊपर नजर रखा करो। अगर आपको हल करना पड़े, यानी कि माइनस के अंदर 2 आ जाए, जैसे इसको भी मैंने माइनस का बना दिया, तो आपको क्या करना होगा, हल करना होगा। और आपको पता है कि सारांतर निकालने के लिए ये a1 होता है और ये कौन सा होता है, a2। a2 में से a1 माइनस कर लो, यानी कि 1/2 में से क्या माइनस करना है, 3/2। और आपको पता है इनके जो हर समान है तो हर का तो हर, ऊपर वाली संख्या जुड़े तो जोड़ो, माइनस हो तो माइनस करो। 1 - 3 माइनस का 2, और माइनस का 2 क्यों बचा है, क्योंकि माइनस वाली संख्या क्या है, बड़ी। ये कट गया तो माइनस का कितना आ गया, ए। ये हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, ए। इसी प्रकार तीसरा 7वां क्वेश्चन इसका 6 नंबर प्रश्नावली का है। दिए गए चित्र में आपको डी है वो समांतर दी गई है बीसी की, ए डी ए ई और बी डी भी आपको दिया हुआ है, तो आपको मान निकालना है इसी का। आपको जो थ्योरम कराई थी उसके अंदर क्या होता है कि ये वाली जो कोई भी एक भुजा हो, उसके कोई भी समांतर भुजा खींच दो आप त्रिभुज के अंदर। जैसे कि इसके अंदर दिया गया है डी ई है ना, वो समांतर है किसके, बी सी की, यानी कि ये दोनों भुजा आपस में क्या है, समांतर है। और जब समांतर हो तो इन दो रेखाओं का जो अनुपात होगा वो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। कहने का मतलब ए डी अपॉन में बी डी, ए डी ये और बी डी ये है, इक्वल में ए ई बटे में क्या हो जाएगा, इसी। अब ए डी का मान तो अपने को दिया हुआ है 1.5 और बी डी का मान दिया हुआ है अपने को 3, इक्वल में ए से लेके ई तक का मान दिया हुआ है 1, और इसी का मान अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। आप जिसका मान निकालना है, अगर वो अपॉन में, तो आप उसको पलटोगे कैसे, दोनों साइड पलट दो। इसको पलटोगे तो इसी क्या आ जाएगा ऊपर, और अपॉन में 1, यहाँ पे 3 ऊपर और नीचे 1.5। जब पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 1 लगता है, और 1 अंक है तो 1 0 लगती है। कहने का मतलब 0 लगा दो आप। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, यानी कि ये 2 पे कट रहा है, तो इसी का मान कितना आ गया, 2 आ गया हमारे लिए। तो इसके अंदर ऑप्शन कौन सा होगा, 2 सेंटीमीटर। इसी प्रकार 8वां क्वेश्चन का आंसर आएगा डी 0। कैसे, जिनको tan 45 का मान पता है वो तो इस क्वेश्चन को देखेंगे और टिक लगाएंगे। tan 45 का मान होता है 1, और 1 की कितनी भी स्क्वायर कर दो, कितनी पावर बढ़ा दो आप, 1 ही आना है।
और 1 - 1 जब होता है ना तो 0 आता है, यानी कि 1 - 10 स्क्वायर 45 अपॉन में 1 प्लस में 10 स्क्वायर 45। 1 - 10 45 का 1, 1 की स्क्वायर 1 ही होती है, और 1 यानी कि ऊपर तो बन गया 0, और 0 अपॉन में चाहे कुछ भी बचे, 0 के अंदर भाग लगाना है तो आंसर क्या आएगा 0। अगर ये क्वेश्चन ऐसे हो ना, ऊपर कुछ बच जाए नीचे 0 है, तो इसका आंसर इन्फिनिटी आएगा, क्योंकि 0 में भाग देना किसी संख्या का तो 0 होता है, और किसी संख्या में 0 का भाग देना इन्फिनिटी यानी कि अनंत होता है। अब 9वां क्वेश्चन, वर्त के बाहर कोई भी एक बिंदु स्थित है और उससे सीधी खींची जाने वाली स्पर्श रेखाएं अपने को बतानी है। अब इसके अंदर मैं तीनों आपको बिंदु समझा दूंगा वर्त के। ये मैंने 3 आकृतियां बना रखी है, मान लीजिए सर्कल है। एक सर्कल ऐसा है जिसके अभ्यंतर में कोई पी बिंदु स्थित है, अभ्यंतर का मतलब अंदर की तरफ, और इस बिंदु को भी टच करे तो कितनी स्पर्श रेखाएं आप खींच सकते। देखो इस बिंदु को टच करना होगा तो कोई रेखा मेरे को यहाँ तक ले जानी होगी, और जब मैं यहाँ से ले जाऊंगा तो रेखा तो इसके अंदर से जा रही है, बल्कि स्पर्श का मतलब तो होता है इसको बाहर से कहीं एक बिंदु पे क्या दे, टच कर दे। क्या ये रेखा इसको स्पर्श कर रही है? तो इसका आंसर होगा नहीं, स्पर्श रेखा का मान होगा 0, क्योंकि जो अंदर से जाती है उसको बोला जाता है छेदक रेखा। इसी प्रकार इसके अंदर मैंने इसकी परिधि पर कहीं पे भी एक बिंदु ले लिया P। आप कोई भी एक स्पर्श रेखा हमेशा बिल्कुल सीधी होती है, तो कितनी रेखाएं खींच सकते हो? तो आपका आंसर होगा एक ही, क्योंकि एक बिंदु को एक ही रेखा टच कर सकती है। ठीक है, तो इसके अंदर आंसर क्या हो गया? एक है जिसके बाहर की साइड में P बिंदु स्थित है, यही आपका क्वेश्चन है। P बिंदु बाहर की साइड, तो कितनी स्पर्श रेखाएं? देखो इसको स्पर्श भी करनी चाहिए और इसको टच भी करनी चाहिए, तो एक तो हो जाएगी ऐसे, और दूसरी क्या हो जाएगी? इस प्रकार हो जाएगी। तो कहने का मतलब 2 रेखाएं होगी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 रेखाएं। दस में एक शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु के वक्र पृष्ठ का, ये शंकु होता है, ये तो हो गया इसके नीचे वाला पृष्ठ। अगर नीचे वाले की बात करें तो πr² होगा, और इसके वक्र की बात करें मतलब इस ऊपर वाले की बात करेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? πr/l। क्योंकि ऊपर वाले की बात करनी है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? πr/l। अगर अपने को इसका संपूर्ण बोले यानी कि नीचे वाला भी आ जाए तो इसके अंदर क्या ऐड हो जाएगा? πr² भी ऐड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? डी। तो ये रहा हमारे सेक्शन ए, मैंने इसके अंदर सॉल्व करा दिया। दूसरे वीडियो में अपने बात करेंगे सेक्शन बी के बारे में।